नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। कठेरिया कार्ति चिदंबरम स्मृति ईरानी के मुद्दे पर संसद में अवरोध। विपक्ष के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर सरकार की आपत्ति। कठेरिया को मंत्रिमंडल से हटाने की विपक्ष की मांग। राज्यसभा में गूंजा मुरथल गैंगरेप का मामला। कुमारी शैलजा ने की न्यायिक जांच की मांग। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस। उमर और अनिर्बान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। शरद पवार ने उठाया प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल। कन्हैया की जमानत पर फैसला कल। भविष्य निधि पर टैक्स लगाने पर सरकार की सफाई। पीपीएफ पर नहीं लगेगा कोई कर। ईपीएफ की 60% रकम के ब्याज पर कटेगा टैक्स। मूल राशि पर छूट जारी। और शेयर बाजार में 2009 के बाद सबसे बड़ा उछाल। सेंसेक्स में 777 और निफ्टी में 235 अंकों की बढ़त। रुपया 57 पैसे मजबूत। और आइए देखते हैं पहली खबर। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर अब बुधवार को फैसला होगा। कन्हैया की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कुछ मुश्किल सवाल भी पूछे। जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की पुलिस हिरासत मंगलवार को खत्म हो गई। दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर बुधवार को फैसला आना है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कन्हैया की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कन्हैया के खिलाफ सबूत मांगे और ये साबित करने को कहा कि नारे लगाने वालों में कन्हैया भी शामिल था। कोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि 9 फरवरी को ही एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। आई विटनेसेस हैं जिन्होंने कहा कि कन्हैया ने भी अलगाववादी ये इस टाइप के नारे लगाए हैं उमर खालिद और उसके बाकी साथियों के साथ और डेमोन्स्ट्रेशन किया। और बल्कि जो कल्चरल प्रोग्राम था वो जब कैंसिल हुआ तो कन्हैया ने ही ऑब्जेक्शन किया। जेएनयू विवाद पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है और छात्रों को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां इनोसेंट लोगों के ऊपर हमले होते हैं, कानून का एक गैर इस्तेमाल हो जाता है, ऐसे कोई भी स्थिति हो वहाँ प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं। इनकी मन की बात में इसमें उन्हें ऐसी इम्पोर्टेंट इश्यूज को जगह नहीं है। जेएनयू में 9 फरवरी को एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगने का आरोप है। पुलिस ने कन्हैया समेत 6 छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, एक तरफ राजनीतिक दबाव में कहूँ जो चल रहा था, लेकिन अब जब मामला कोर्ट में है और आज जो सुनवाई हुई कन्हैया को लेकर, उसमें बहुत अहम था कि उस वीडियो की मांग हो रही है जिसमें उस कहा जा रहा था कि नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी है, जो कोर्ट कवर करते रहे, उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी दलील या फिर कोई भी साक्ष्य दिल्ली पुलिस की ओर से सामने नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने तो बोला है कि हमारे पास वीडियो एविडेंस नहीं है, लेकिन और एविडेंस है। अब वो और एविडेंस कौन है? क्या वो और एविडेंस जो एबीवीपी के छात्र हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी की, क्या वो लोग एविडेंस में हैं? क्या वो विटनेसेस हैं? तो अगर वो विटनेसेस हैं तो उनकी विटनेस को कितना तरजीह कोर्ट देगा, ये कल पता चलेगा। आज के दिन तो ये कहना मुश्किल है और कहना भी नहीं चाहिए कि कोर्ट कल क्या फैसला लेगी। लेकिन जो तीखे सवाल कोर्ट ने वकीलों से पूछे, दिल्ली पुलिस के वकीलों से पूछे, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है उनकी सोच का, कोर्ट की सोच का, जज साहिबान की सोच का। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज एक बहुत ही अहम बात हुई जो कि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कि उन्होंने लॉ कमीशन का हवाला देते हुए कहा कि जो सेडिशन लॉ है उस पे रिव्यू की पॉसिबिलिटी है। तो 62 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें कि बताया था कि सेडिशन क्या है।
सेडिशन, स्टेट के खिलाफ बोलना सेडिशन नहीं है, लेकिन किसी लोगों को आह्वान करना वायलेंस के लिए, बिल्कुल कुछ और ऐसे कारनामों के लिए जिसके चलते भारत राष्ट्र को आहत बनाया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो विवाद है इसमें सबसे ऊंचे स्तर पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जैसा कि अभी शरद पवार को कहते हुए आपने सुना, शरद पवार साहब को कहते हुए आपने सुना, मुझे याद है कि जब हैदराबाद का मसला हुआ था और वहाँ एक छात्र ने खुदकुशी कर ली थी, तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने उसके हवाले से कहा था कि वो भारत माँ का एक बच्चा था। मैं समझता हूँ कि जब आप कॉलेज या स्कूल में होते हैं तो फिर आप के सर पे जुनून होता है, आप कई ऐसी बातें करते हैं अपने उस जीवन काल में, जो बातें हो सकता है कि बाद में आपको लगे कि थोड़ा सहज भाव से करनी चाहिए, लेकिन वक्तव्यों पे तथ्यों को सिर्फ वक्तव्यों से निकाल कर अगर जोड़कर अगर आप ऐसा कोई संगीन मामला दर्ज करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब ये सेडिशन का केस दर्ज हुआ तो ये बात सच है कि दिल्ली पुलिस जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करती सीबीआई की तरह, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास वो प्रावधान हो जाता है जब वो एफआईआर रजिस्टर करती है अगेंस्ट अननोन पीपल और फिर पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन सही में आरोपी बनाए जा सकते हैं। तो अगर वो रास्ता अपनाया जाता तो इतना विवाद नहीं होता और शायद वो गलती भी नहीं होती जो शायद हुई है, लगता है बहुत से लोगों को, मुझे नहीं पता, और कल कोर्ट क्या डिसाइड करेगा उस पर भी कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। जब गृह मंत्री ये कहें अगर विनोद जी की अगर किसी पर कोई आरोप लगा है और पुलिस कार्रवाई कर रही तो अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, और पुलिस की दलीलें या फिर पुलिस के जो आरोप हैं किसी भी शख्स या युवक को लेकर उस पर कोर्ट पर अगर साक्ष्य होंगे तो ठहरेगा, उसके बावजूद आलोचना वो कहते हैं कि सही नहीं है सरकार की। अगर सरकार कदम न उठाए तब भी आलोचना, और सरकार जब कदम उठाने के लिए फ्री छोड़ती है सिस्टम को तो वहाँ पर भी आलोचना हो रही है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में तो आलोचना होती है और माननीय गृह मंत्री को इस बात का पता है, आज से थोड़ी है वो सार्वजनिक जीवन में, बरसों से हैं और उन्होंने बहुत सी आलोचना झेली है। लेकिन इसमें एक बहुत विनम्रता से सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये स्लोगनरिंग का मामला अखबारों में आया, कुछ टीवी चैनलों पे चला और बाद में ये भी पता चला कि वो टेप्स शायद सही नहीं थे, और आज के दिन अगर पुलिस कह रही है कि वीडियो एविडेंस नहीं है तो फिर सच में वो टेप सही नहीं थे, इससे तो यही प्रत्यक्ष बात है। लेकिन उस वक़्त जो बयान दो वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा आया, माननीय राजनाथ जी द्वारा आया और श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा आया, उसके चलते जो मैं समझता हूँ जल्दबाजी पुलिस के द्वारा हुई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मंत्री को, किसी भी सरकार के मंत्री को, इस सरकार की बात नहीं है, किसी भी सरकार के मंत्री को उसका पहला बयान ये होना चाहिए कि हम इसमें हम जांच करवाएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो थोड़ी सी एक इनकी टेक्निकल मिस्टेक हुई जिसके चलते ये इतना बड़ा बवंडर पैदा हो गया, और पूरे देश में जो स्टूडेंट्स हैं भारी तबका उनमें से वो इस बात से विचलित है कि क्या पुलिस को एकदम से बुला लेना चाहिए। ये मसले जो हैं ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर हल हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो आचार्य जन होते हैं वो सबसे बेहतर स्थिति में होते हैं अपने बच्चों को कुछ ऐसे अंतर्द्वंद से निकालने में, उनको समझाने में कि ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है सही हो, आपकी बात कहने का हम सम्मान करते हैं, आपकी उस फ्रीडम का, लेकिन बात कहने का भी एक तरीका होता है जिसके चलते आपका जो इशू है वो जो उसके साथ लोग जुड़े, छिटके नहीं उससे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ये काउंसलिंग बच्चों को भी ज़रूरत है कि उनको समझाया जाए कि आप हर मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी जो है ओपन होनी चाहिए फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जाए कि आप विनम्रता से अपनी बात कहें और ऐसे तेज तर्रार स्लोगनरिंग आप ना रेस करें जिसके चलते औरों का मन आहत होता है, और जब औरों का मन आहत होता है तो फिर उसमें राजनीतिक द्वेष भी घुस जाता है, तो क्या और लोग उस पर अपना राजनीतिक मैं समझता हूँ नहीं फिर अपना राजनीतिक ऑब्जेक्टिव भी ढूंढने लगते हैं। एक आखिरी सवाल सर कि जिस तरीके से अब जब बयान ये आता है रिव्यू को लेकर, उस कानून को लेकर, फिर एक बार से बहस छिड़ती है कि क्या सरकार
अपने विरोध या फिर जिस रास्ते पर वो है उसके विरोध करने वालों को टारगेट करने के लिहाज से बयान आ रहा है कि रिव्यू की बात हो रही है, कुछ और बदलाव की बात हो रही है। यानी कि जो टाइमिंग है बयानों की, चाहे वो इस पूरे केस के दरमियान रही हो नेताओं की या फिर उसके बाद, वो मामले को ज़्यादा पेचीदा या फिर राजनीतिक इस देश में हम कोर्ट्स की जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं विदाउट इम्प्यूटिंग मोटिव्स टू द जजेस। तो फिर हम सरकार को क्यों क्रिटिसाइज कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि चारों स्तंभ जो इस देश के हैं, हमारे स्टेट के, नेशन स्टेट के, उन सबको क्रिटिसाइज कर सकता है एक आम नागरिक इस देश का। उसके पास ये अधिकार है आरोप लगाए बिना, कोई ये बात कहे बिना कि आपने इस कारण से ये किया है। आप कोर्ट के जजमेंट को कह सकते हैं कि जजमेंट फेयर नहीं लग रहा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये फेयर नहीं लग रही है, और आप ये भी कह सकते हैं कि मीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। मैं आप समझ रहे हैं मेरी बात? और उसी तरह से जो पार्लियामेंट है उस पर भी तनकीद की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? हम ही पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं वो संयम बरतें, और ख़ासकर जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो थोड़ा सा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर अब जो भी उन्होंने एक्शन लेना है वो बेनिफिट ऑफ डाउट पहले दें, उसके बाद एक्शन। उसके बाद एक्शन, जब वो डाउट, जो बेनिफिट ऑफ डाउट आप उनको दे रहे हैं और आप इस बात से आश्वासित हो जाते हैं कि ये सही नहीं है, सच में इसने गलती की है, तो फिर मैं समझता हूँ उसके बाद कार्रवाई हो सकती है। लेकिन वो कार्रवाई भी सोच समझ के की जानी चाहिए। वो कार्रवाई ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि देखिए, पनिशमेंट कैन नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम। और दूसरी बात, लाइफ ऑफ एनी लॉ इज रीजन। रीजन इज द तर्क जो है वो किसी भी कानून की जिंदगी है। और जब कोई भी कानून तर्क से जुदा हो जाता है तो फिर वो उस कानून में लोगों की आस्था डोल जाती है। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। इस कार्यक्रम में हम आदिवासियों से जुड़े हुए कुछ गंभीर मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। राज्यसभा में आज एआईएडीएमके के सांसदों के अवरोध के चलते सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। वहीं कांग्रेस ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एआईएडीएमके के सांसदों ने सदन के बीच में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के इशारे पर अवरोध किया जा रहा है। सदन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। दूसरे दलों ने भी कांग्रेस का इस मामले में समर्थन किया। Deputy Chairman to accept our privilege against Union HRD Minister, and it is not once she has misled the people of this country. और ये जल्दी से जल्दी प्रिविलेज जो है उसको आप स्वीकार करिए, और इस देश में जो सब कुछ गलत चल रहा है उसका रास्ता निकालने का काम करिए। वहीं सरकार ने विपक्ष के इस कदम पर आपत्ति जताई। जहाँ तक सवाल है प्रिविलेज मोशन का, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक नियम होता है, उसकी एक सिस्टम होता है। उसके तहत जो प्रिविलेज मोशन आपने दिया होगा या ऑनरेबल मेंबर्स और हैं उन्होंने दिया होगा, उसके बारे में चेयर डिसाइड करेगी।
उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन को जानकारी दी कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सभापति के पास विचाराधीन है। There is a procedure. We have to comply with that procedure, and therefore the notice is under the consideration of the honorable chairman. सदन में AIADMK के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच कार्ति चिदंबरम ने इस मामले में सफाई दी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पर गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने का आरोप है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप के मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। राज्यसभा में सांसद कुमारी शैलजा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। इधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मसले पर हरियाणा सरकार को अवमानना का नोटिस भेजा है। हरियाणा के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप मामले की हाई कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जांच कराने की मांग राज्यसभा में उठी। असलियत सामने नहीं आ रही है, सर हम डिमांड करते हैं कि हरियाणा में हाई कोर्ट खुद इसकी इंक्वायरी करे। हम इसकी डिमांड करते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, तभी असलियत सामने आएगी। इस बीच हरियाणा सरकार की ओर से बनाई गई समिति हिंसा पीड़ित जिलों का दौरा करेगी। उनको समय दिया गया है और उस समय के अंदर उनको आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, अगर वो पाए जाएंगे तो यकीनी तौर पर किसी के साथ भी लिहाज नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस भेजा है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश ने इसके पहले हुए जाट आंदोलन की हिंसा से कोई सबक क्यों नहीं लिया। पिछले महीने हरियाणा में 10 दिन तक चले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और लूटपाट हुई थी। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में मंगलवार को कामकाज के दौरान कई बार अवरोध का सामना करना पड़ा। AIADM के सांसदों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अवरोध खड़े किए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने रोहित वेमुला मामले पर सदन की कार्यवाही बाधित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही AIADM के सांसदों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। AIADM के सदस्यों के हंगामे के बीच सदन को 3 बार स्थगित करना पड़ा। We have assured them that if they move a substantive motion which is agreed by you, we will be ready to hold any discussion on the subject. And the point that they are saying that the government did not act, this matter is also, I believe, if I am not wrong, is under the supervision of the Supreme Court. इससे पहले शून्यकाल में श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय समेत कई सांसदों ने कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। Jyotiradittya Scindia, he has tarnished my image. He has tarnished my image because my request is, I have with the letter which I have returned to the HRD ministry, I have never mentioned Rohit name. इधर कांग्रेस ने भी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के आगरा में दिए गए एक विवादित बयान पर भी विरोध जताया। स्पीकर के आश्वासन के बावजूद सदन में शोर शराबा जारी रहा। आखिरकार 2 बजे के बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के विवादित बयान को लेकर आज संसद में गतिरोध दिखा। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री से सफाई मांगी। वहीं बीएसपी समेत दूसरे दलों ने कठेरिया के इस्तीफे की मांग की। राज्य मंत्री कठेरिया ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के विवादित बयान पर संसद के भीतर अवरोध और सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रामशंकर कठेरिया को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। बेहतर यही होगा वो कार्रवाई करें और सदन चल रहे हैं। हमारा इस वक्त बजट का सेशन चल रहा है। लोकसभा में, राज्यसभा में उनको बताना चाहिए कि मैंने क्या कार्रवाई की।
इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र की सरकार से हम ये मांग करते हैं कि संबंधित मंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री जी से हमारा ये कहना है कि वो इनको अपनी सरकार से बर्खास्त करें। दूसरे दलों ने भी केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के बयान की निंदा की है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए। आगरा में मुकदमा भी कायम हुआ है लोगों के खिलाफ। तो रोज ये बयान करते हैं, रोज और कोई ना कोई रास्ते से, यानी एक तरह से देश सुकून में है, वो चैन में न रहे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सभी को संविधान और कानून का पालन करना चाहिए। एवरीबॉडी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो द रूल्स। इसमें बहस करने का विषय है ही नहीं। मुझे मालूम भी नहीं उन्होंने क्या कहा, क्या किसने क्या लिखा वगैरह। वहीं रामशंकर कठेरिया ने भड़काऊ भाषण और किसी समुदाय का नाम लेने से इनकार किया है। बयान की बात है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, पूरी तरह असत्य है और राम गोपाल जी ने बिना सीडी देखे और ऐसा बयान दिया है तो ये बहुत और चिंता की बात है। कठारिया पर कुछ दिन पहले आगरा में एक वीएचपी कार्यकर्ता की शोक सभा के दौरान आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भविष्य निधि पर टैक्स लगाने की घोषणा के बाद मची खलबली पर सरकार ने सफाई दी। सरकार ने साफ किया कि पीपीएफ पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ में 1 अप्रैल के बाद जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। हालांकि मूल राशि पर छूट जारी रहेगी। इस बीच कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने टैक्स प्रस्ताव पर विचार करने से भरोसा दिया है। सार्वजनिक भविष्य निधि से जुड़े कर प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्टीकरण दिया। मंत्रालय ने कहा कि पीपीएफ से पैसा निकालने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ है, उस पे ये जो नया टैक्स का स्कीम है लागू नहीं होगा, वो इसके दायरे के बाहर है। तो जो लोग पीपीएफ में हैं उन लोगों को इस बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के प्रस्तावित कर दायरे में 15,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ में जमा राशि के 60% हिस्से पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में होगा, जबकि मूल रकम पर कोई कर नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव का असर उन 70 लाख कर्मचारियों पर भी पड़ेगा जो निजी कंपनियों में मोटी तनख्वाह पाते हैं। मंत्रालय के मुताबिक पंजीकृत प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम से 40% रकम पर कर नहीं लगेगा। बाकी बची 60% रकम को एन्युइटी में निवेश कर टैक्स से बचा जा सकता है। आप बिना टैक्स दिए हुए वो पैसे प्रोविडेंट फंड या एनपीएस में डाल रहे हैं और तब बिना टैक्स दिए हुए वो बढ़ते चले जा रहे हैं वो पैसे, तो इसलिए दे रहे हैं जिसमें कि आपको रिटायरमेंट में इनकम मिले। अगर वो आप रिटायरमेंट इनकम के लिए उसको प्रयोग नहीं करते हैं तो जी आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ समेत केंद्रीय कर्मचारियों के 11 संगठन इन प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं और इसे एक तरफा श्रम सुधार बता रहे हैं। इन संगठनों ने 10 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की योजना भी बनाई है। पूरा ट्रेड यूनियनों इनके खिलाफ है। हम संघर्ष के रास्ता पर चलेंगे, ये वापस करना ही होगा। अभी ये सरकार जल्दी से जल्दी ये प्रपोजल को वापस देना है। विपक्षी दल भी कर्मचारी संगठनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मीनिंगलेस इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप एंड टोटली totally against the social security schemes of the government. Basically is a fundamental assault on the particularly the life security which has to be given to the pensioners. फिलहाल ईपीएफओ पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगता है। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम से पैसा निकालते वक्त टैक्स देना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री ने इस बार के आम बजट में कृषि के विकास के लिए 2 उपकर लगाए हैं। इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये बजट ग्रामीण इलाकों के कायाकल्प की आधारशिला रखेगा। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि बजट से खेती को एक नया जीवन मिलेगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण में गांव, गरीब और किसान का जिक्र कई बार आया। बजट में ग्रामीण विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए
19,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री के मुताबिक इससे ग्रामीण इलाकों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं और दूसरी सर्विसेज हैं, वो भी गांव के अंदर उसको भी मजबूत करने के लिए तभी हम ये कह सकेंगे कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये गांव और गरीब की तकदीर बदलने वाला है। उन्होंने दावा किया कि मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी और हर खेत को पानी मिल सकेगा। इतनी बड़ी बढ़ोतरी बजट में कृषि, सिंचाई या गांव से संबंधित जो इस बार का बजट है, इतना बड़ा बजट इसके पहले कभी नहीं आया था। बजट में 0.5% कृषि सेस लगाया गया है, जबकि काले धन के खुलासे पर लगने वाला 7.5% कर कृषि क्षेत्र को मिलेगा। साथ ही कृषि ऋण के लिए भी 9 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन सबके जमीनी नतीजों के लिए अभी सबको इंतजार करना पड़ेगा। बेशक नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में भारी बढ़ोतरी की है और कायाकल्प की बात भी कही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन राज्यों के पास है और बहुत हद तक यह कायाकल्प राज्य सरकारों की क्रियाशीलता और उनके सहयोग पर निर्भर करेगा। कैमरामैन शिव कुमार के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आम बजट के एक दिन बाद शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 777 अंकों की लंबी छलांग लगाई और ये 23,779 पर बंद हुआ। 18 मई 2009 के बाद एक दिन में ये सबसे ज़्यादा तेजी है। शेयर बाजार पर एशियाई बाजारों में तेजी के अलावा रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं का असर भी दिखा। बाजार में सुबह से ही चौतरफा तेजी रही। निफ्टी भी 235 अंक की बढ़त के साथ 7,222 पर बंद हुआ। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 57 पैसे मजबूत हुआ है। ये इस साल की सबसे बड़ी तेजी है। $1 की कीमत 67 रुपये 85 पैसे रही। और अब कुछ बड़ी खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने असम में ओबीसी के 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए एक समिति गठित की है। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव महेश कुमार सिंगला समिति के अध्यक्ष होंगे। सेना भर्ती परीक्षा मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग से रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में मुजफ्फरनगर में सेना भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों को अंडरगारमेंट में परीक्षा देनी पड़ी। पटना हाई कोर्ट ने भी इस मामले में रक्षा मंत्रालय को नोटिस देकर 5 अप्रैल तक जवाब मांगा है। एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल मामले पर सुनवाई बुधवार तक टाल दी। 11 से 13 मार्च तक दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम की अनुमति देने पर एनजीटी ने डीवीए से जवाब मांगा है। एनजीटी को इस आयोजन से पर्यावरण को नुकसान होने की शिकायत है। आर के पचौरी मामले में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। टेरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर के पचौरी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए, इनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47 और इंसास राइफल समेत कई हथियार बरामद किए। हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। डीजीपी क्राइम समेत 9 IPS और HPS अधिकारियों के तबादले किए गए। हाल ही में जाट आंदोलन के दौरान भड़के हिंसा के बाद हरियाणा में कानून व्यवस्था की कड़ी आलोचना हुई। जाट रिजर्वेशन के बाद रोहतक दिल्ली मार्ग पर अभी तक रेल सेवाएं बाधित हैं। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों को यहां पर नुकसान पहुंचाया था, जिसके चलते 12 से ट्रेनें 7 मार्च तक रद्द हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई। इस बार करीब 15 लाख छात्र 10वीं और 10 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा देंगे। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।